चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज है हमारे पास पहला क्वेश्चन, 77th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग पेज नंबर 91 पे है। क्वेश्चन पेज नंबर 91 पे है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, a body of mass 1 kg tied to one end of string is revolved in a horizontal circle of radius 0.1 meter with a speed of, यहाँ पे यूनिट्स देख के आपको स्पीड यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, 3 revolutions per second. Assuming the effect of gravity is negligible, what is linear speed, acceleration, and tension? This was one of the easiest question. देखो बच्चों, एक रस्सी को घुमाया जा रहा है, एक एंड पे पत्थर है, दूसरे एंड पे बांध के घुमाया जा रहा है और बोला जा रहा है दे दे गेड़ा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा कितना है? 2 पाई न्यू। चिपका डालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर लगा सकते हो। v आप यहां से ढूंढ लोगे, v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। r की वैल्यू 0.1 है, 2 इंटू पाई इंटू 3, ये 0.6 पाई मीटर पर सेकंड बन गया। v square by r 0.6 pi square by r is 0.1, ये 3.6 multiply by pi square approximately ये 30 मीटर। ये आंसर तो कोई बन नहीं रहा। 30 बन रहा है, ये चेक करना आपकी कैलकुलेशन। 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 35.5 लगा देंगे, 35.5 लगा देंगे। एंड जो टेंशन है दैट विल बी प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई नवेली फोर्स नहीं है, कोई दूसरी फोर्स ही एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कोई ना कोई दूसरी फोर्स है दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इसका फॉर्मूला होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इन 1 kg, एक्सेलरेशन इज 36, तो ये वैल्यू आपकी 36 न्यूटन बन जाएगी। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1.88 के आसपास बन जाना चाहिए। हमारी ऑप्शन के हिसाब से ये नियरली 35.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये भैया 35.5 न्यूटन हो जाएगा। तो आप लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? एनीवन, एनी अदर कंसर्न? 71st क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। 71st question, question number 71st, which is on page number 91. Question is, an object moves at a constant speed along a circular path in a horizontal xy plane with the center at the origin. बढ़िया। ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के एकदम झकास हो जाएगा। जिसने डायग्राम बना ली उसकी होगी बल्ले बल्ले। लॉजिक, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू -2 मीटर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड जे कैप है। इससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। इधर कंफर्टेबल है? इससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। इस जानकारी में देखो बच्चों क्या लिख सकते हो? क्या आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ समझ में आया? दिस इज गोइंग टू बी 2 मीटर। क्या आपको समझ में आया कि पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन?
क्या आपको पार्टिकल की स्पीड मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड? क्या आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गई v²/r? क्या ये वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी? हाँ जी बोलो बच्चों, क्या ये डन है? Are you getting 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? हाँ जी। अब इसके बाद क्वेश्चन मैं क्यों करवाऊं? क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी जब ऑब्जेक्ट y इज इक्वल टू 2 मीटर पे होगा। तो क्या एक्सेलरेशन नीचे को होगी? एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? 8। डायरेक्शन नीचे को है तो माइनस जे कैप। क्या ऐसा होना चाहिए? पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी बट एक्सेलरेशन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। तो आंसर शुड बी माइनस 8 जे कैप। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा आप लोगों को। परफेक्ट है बेटा। चलिए आगे। बढ़िया। चेंज कर दूं? बोलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? एनी पॉइंट? 79th क्वेश्चन। यार ये तो यार बेइज्जती खराब वाली बात है। कोई बात नहीं, हमारी कौन सा इज्जत है। ठीक है, ये यकीन मानो स्टूडेंट्स को अपने मन में ये ख्याल पक्का से रखना चाहिए कि वी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट एंड वी आर वर्किंग हियर, वी आर स्टडीइंग हियर टू अर्न रिस्पेक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, अभी एक ही टारगेट है, सीखना। ठीक है, अर्थ मूव्स राउंड द सन इन अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अर्थ हमारी जो है सूरज भगवान के आसपास धीरे गिरा। इसे एक चक्कर पूरा करने में बोलो जी कितना समय लगता है अनुपम जी? सुनाई नहीं दिया? 365 डेज, यानी कि मोर एक्यूरेटली 365.25 डेज। ठीक है भाई, ये भी इतना एक्यूरेट नहीं है, इसको और एक्यूरेट किया जा सकता है बट चलो काम चलेगा। इतनी कड़ी आफत आ गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी स्क्वायर इनटू आर। ये वैल्यूज भाई अनुपम मैं तो पुट नहीं करने वाला, तेरी हिम्मत है, तेरा क्वेश्चन है, खुद ब खुद करते रहना। ठीक है, मेरा काम था जहां पे अटके हुए हो वहां पे आपको चलाना, धक्का मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ यू हैव एनी। गाबा जी आप लेट क्यों होते हो? पापा तो आपसे डरते हैं, मेरे को मिले थे, आप हल्का सा डांटते हो, जहाँ पे जितने बजे कहो पापा उतने बजे चल पड़ते हैं आपके। पापा आपकी मम्मी से डरे ना डरे, अपनी बेटी से पक्का डरते होते हैं। हाँ जी, उसको नाराज भी कर सकते। बोलो बच्चों अगला। बस ठीक है, तो आज का होमवर्क सुन लीजिए बच्चों। आपको छुट्टी भी है इसके बाद, राइट? है बेटा? देन कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, काम तो कम नहीं मिलेगा। देखो भैया, भट्टी में गिरोगे सोने की तरह तभी पकोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नोट एट ऑल, कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा हार्ड वर्क के अलावा। लगे रहो, क्योंकि मैंने तो अगला चैप्टर शुरू कर देना बेटा, आपका जो रह गया सो रह गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करना है। ठीक है, 3 दिन है आपके पास, आज की शाम, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन, एंड यू विल ट्राई टू कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। अगर जल्दी हो जाए, ठीक है, तो मेडिकल वाले नीट वाले क्वेश्चंस करेंगे और नॉन मेडिकल वाले मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। लीजिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चंस आर नॉट इन योर बुकलेट। ठीक है, तो
If you want, you can note down these questions. Otherwise, if you want, मैं सिर्फ डायग्राम बना के समझा दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? आप चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। यार मैं सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैं तो मान गया भाई, मैं तो कहीं नहीं करूंगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम पॉइंट ओ विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। किसी इंस्टेंट में पार्टिकल वाज एट पॉइंट p at right angle to the initial direction of projection। बताइए उस पॉइंट P के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। लो जी, मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन है क्या। मेरे साथ आप लोग डायग्राम बनाओगे, साथ साथ एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट हैज इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज लाइक दिस, ठीक है। एंड किसी समय ये यहां कहीं पहुंचा सच दैट कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी v, इट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। किस टाइम पे पहुंचा रब जानता है, हमसे तो पूछा गया है बताओ भैया इस v की वैल्यू क्या होगी। राइट एंगल होगा, शाबाश, कैसे करेंगे उसके आगे, वही कैसे, एनीवन, नो प्रॉब्लम, जस्ट सोचना है जो भी मन में आ रहा है। यहां पर जो एक सॉल्व का विचार आया है वो कह रहा है u sin थीटा माइनस gt, ये गलत है। एक्चुअली u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt होती है वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी याद नहीं है, अब ठीक है। अब आगे दूसरा तरीका हो सकता है बच्चों, मतलब दूसरा जो पॉइंट आप ले सकते हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, एम आई राइट। दो वेलोसिटी वेक्टर्स मिल गए जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। मैंने आपको वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में ये बात सिखाई थी कि फिजिक्स में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अगर मैं ये सॉल्व कर लूं, ये मैं ले लूं v डॉट u इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास वो समय आ जाएगा, टाइम की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी जिस टाइम पे वेलोसिटी, यानी कि ये पॉइंट p पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, बचपन की बातें हैं बेटा, a डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी, यही लिखते हैं। तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो a डॉट बी जीरो लिखा, इसका मतलब ये है कि v इज परपेंडिकुलर टू u। ये देखने का एक नजरिया है, एक अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। दिस वन इज कैलकुलेटिव अप्रोच, करेंगे फिर दूसरे मेथड से देखेंगे, दिमाग ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन उलट, ठीक है। चलो क्या करोगे बेटा, क्या आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या लिखोगे यहाँ पर सान्या, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू u sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। यही है बच्चे, क्या ये सबको क्लियर है? ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, फाइन ना, ओके। आज मेरे को लगता है कुछ बच्चों ने छुट्टी मारी इस वहम में कि मैं सिर्फ एडवांस का कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवांस का कुछ भी नहीं करवाना, तो कोई छुट्टी तो अलाउड ही नहीं है। ये हो गया ओके, परफेक्ट है ना। यू स्क्वायर यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, मैं थोड़ा सुस्त बंदा हूं, दो स्टेप्स एक साथ कर देता हूं, तो क्या आपको बच्चों यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी,
आर यू गेटिंग वैल्यू ऑफ टी? यस। ओके, आपको टी की वैल्यू मिल गई, बट टी तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड कैसे ढूंढोगे? फाइनल स्पीड कैसे ढूंढोगे भैया? पी पॉइंट पे स्पीड कैसे ढूंढोगे? पी पॉइंट पे वेलोसिटी ये रही, वैल्यू पुट करोगे u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर, और t की वैल्यू यहां से चिपका डालो। इसे चिपका डाला तो लाइफ झिंगल लाला। इसको चिपका डालो और देखो क्या आपका और मेरा आंसर, या जो पीछे दी हुई ऑप्शंस हैं उनमें से आपका कोई आंसर मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट करो, u बाई जी, u बाई साइन थीटा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा अजीब सा बनेगा पर ठीक ही किया है हमने, लग तो ठीक रहा है ना? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आप लगे रहो। देखते हैं क्या आंसर बनता है। हाँ जी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो। आपकी इच्छा है 2u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी। मैंने पहले परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर लिया बेटा। आपका आंसर आ गया फाइनल? गुड गुड। मुझे आंसर नहीं पता, बट अगर आपने कहा है तो सही होगा। जी टी कितना होगा? यू स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा तो अजीब सा आ रहा है। इसके आगे सॉल्व किया भैया, उसने आगे सॉल्व कर लिया है हर्षवर्धन ने, जी से जी काट दिया, तो उसके बाद ये बन गया अंडर रूट ऑफ यू, बाहर आ गया 1 माइनस 2, बस 2 बचा, प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करो बेटा, आंसर बनेगा ये -1 बन गया ना। तो सॉल्व करना, कहाँ कर रहा है? मेरा आंसर चेक कर रहा है। 1 माइनस साइन, बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा। हर्षवर्धन का आंसर परफेक्ट है, u बाय tan थीटा या u cot थीटा। He got u cot theta and the first student in class to attempt this question. ठीक है, कैलकुलेशंस अपनी अपनी बेटा, कंसेप्ट कॉमन रहेगा, कैलकुलेशंस अपने अपने। ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए, तब तक कोशिश करिए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ जी, किसी का आंसर सॉल्व हो गया हो, किसी और का, केशव का, राणा जी का, अनुपम का, छोटे चांद का, बढ़िया बढ़िया। गर्ल्स साइड में कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी कर लेंगे। जिनका हो गया है वो अगली इसी डायग्राम को दोबारा से बनाए, डायग्राम को दोबारा से बनाए, और सुनो मेरी बात, इसको ओरिजिन मान ले, वो सोचे ओरिजिन मैंने घुमा दिया। हाँ, और यानी कि एक एक्सिस एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली। और ये किसने किया? सुधर जाओ तुम लोग। हाँ जी, देखो बच्चों, रश्मिका, गुड सिमर, आया आंसर? बढ़िया। जैस्मीन का आंसर आ गया,
महक, क्या बेटा? ये वाला पार्ट, ये मैंने बताया कि बेटा आप ये एक्सिस लीजिए, अब एक्सिस चेंज कर लीजिए। जनरली हम हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकली वाई एक्सिस। मैं कहता हूं जस्ट रोटेट एक्सिस, assume that this point is origin, this is x axis, this is y axis. This is very fresh concept for you, very fresh. हाँ जी बच्चों, किनका आंसर आ गया? एक बार गर्ल्स सेक्शन में हैंड रेज करेंगे, काफियों का। बेटा यहां तक मैच कर रहा है? अगर ऐसे मैच ना करे तो अड़ोसी पड़ोसियों का सहारा भी ले सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे बंदे हैं, साथ मदद करेंगे आपकी। ठीक है, क्या मैं मान लूं कि क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं स्लाइड? लो जी बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और लिखिए मेथड टू, मेथड टू बाय रोटेटिंग एक्सिस। ठीक है, वी विल एज्यूम दिस एज ओरिजिन। अब इसमें क्या होगा, जो पढ़ा है, जो फार्मूले याद किए, सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, एग्री विद मी? और यार ये पॉइंट आगे चला गया, मैं इमोशनल हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे ये पॉइंट पी है और ये है फाइनल वेलोसिटी, राइट? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर मैं, ना भाई, पता आप सबसे ज्यादा बातें करते हो, पढ़ाई की बातें करते हो, बट वो भी नहीं करनी। गरीब बंदा वेले ही बैठा है, मैं हुक्म कराया कर। अब पंगा क्या है बच्चों, जी की बातें करेंगे। जी को हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें वाई एक्सिस में लिया था, अब तो वाई एक्सिस कहीं और ही चली गई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जी के दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ये एंगल बच्चों बनेगा थीटा। इंक्लाइंड प्लेन वाला कंसेप्ट है। इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, समूह में किसको राइट मिले, कौन सा एक्स है कौन सा वाई है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे को तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। देखो बेटा, समझ में आ रहा है क्या किया? जी के दो कंपोनेंट लिए, राइट? अगर डाइजेस्ट ना भी हो ये कंसेप्ट, सुनना छोड़ देना, दो तीन बार मैं बीच बीच में करवाऊंगा, फिर अपने दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। नाउ चलो इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। अगर पार्टिकल यहां पे आता है पी पॉइंट पे, ठीक है, ये था हमारा ए पॉइंट, यहां से बॉडी को फेंका एट पॉइंट ए, उसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, u, राइट? एंड एक्सेलरेशन कितनी है एक्स एक्सिस के अलोंग, माइनस जी साइन थीटा। अपोजिट हो गया ना, u एक तरफ है, जी साइन थीटा उससे अपोजिट है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो वेलोसिटी पहले एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग खत्म हो जाए, वो सारी की सारी वेलोसिटी किस तरफ हो जाए, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए। यही हम चाहते हैं ना। जो पी पॉइंट है, यहाँ पे सारी की सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है। मैं चाहता हूं कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो जाए। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। फाइनल वेलोसिटी मैं चाहता हूं जीरो, एक्सेलरेशन माइनस में आएगी। और देखो बच्चों, क्या आपको आनंद आया? u t की वैल्यू सीधी उधर आ गई, g बाय u बाय जी साइन थीटा। पर ये तो हमारा सवाल ही नहीं था। हमारा क्वेश्चन तो क्या था कि पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये समझ में आ गया कि इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, कौन सी एक्सिस में आएगी? तो अगर मैं बात करूं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है
मेरे पास फॉर्मूला बनेगा यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है, सारी की सारी वेलोसिटी इनिशियली किस तरफ थी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। एक्सेलरेशन कितनी थी अलोंग वाई एक्सिस, जी कॉस थीटा, और साइन नहीं है कॉस है। और टाइम कितना है हमारे पास, कितने टाइम बाद बात करनी है, u बाय जी साइन थीटा, बन गया u कॉट थीटा। आपको लगा कैलकुलेशन एकदम से 1/5 हो गई है, बट दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सिस को रोटेट करना है, और ये काम तब फायदेमंद रहता है जब कहीं ना कहीं परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन दी हो, शुरू में बाद में, जैसे अभी बाद में था, ठीक है। whenever in future I will apply same concept, I will remind you कि यहाँ पर भी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, तो एक एक्सिस से हटा दो, दूसरी एक्सिस में ले आओ वैल्यूज, ठीक है। तो नोट करो इसे, हम आगे चलेंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट इन अपोजिट डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। दो प्रोजेक्टाइल्स कुछ हाइट से फेंके गए हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। हमसे कहा गया है कि बताओ कितने टाइम बाद इन दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, कितने टाइम बाद इन दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर एक बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग इसको परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट से करोगे, एक को इधर फेंका, दूसरे को इधर फेंका, ठीक है। किसी टाइम पे एक की वेलोसिटी इधर है वी ए, और किसी टाइम पे ये दूसरे की वेलोसिटी इधर है, और इन दोनों में आपस में एंगल कितना होना चाहिए, आपस में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि सिंपल सी भाषा में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों 0 होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब आपको वेलोसिटी लिखनी है एट एनी टाइम t। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए आपको वेलोसिटी लिखनी है एट एनी टाइम t। क्या आप लोग लिख पाओगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी रहती है, कांस्टेंट। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होती है, जीटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो वाई एक्सिस में 0 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं यू आई कैप माइनस या प्लस जो मर्जी लिख सकता हूं जी टी जे कैप, ये ए बॉडी के लिए हो गई। क्या आप लोग ऐसे ही बी बॉडी के लिए लिख सकते हो, बी बॉडी के लिए क्या चेंज आएगा, बी बॉडी के लिए वेलोसिटी में क्या चेंज लिखोगे, क्या माइनस आएगा, सिर्फ u नेगेटिव हो जाएगा, gt के लिए तो साइन सेम रहेगा। तो आप लिखोगे माइनस यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने आज भी लिखा था, हमने क्या लिखा था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी इज इक्वल टू, इस केस में 0 है, वैसे जनरल फॉर्मूले में ये होगा ए डॉट बी। इसको अप्लाई कर डालो, इसे अप्लाई कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। देखो बच्चों, क्या डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद 0 के इक्वल करने के बाद आपका आंसर 0 बनेगा, ओ सॉरी u बाय जी बनेगा। बढ़िया, ऑल डन, जिनका हो जाए एक बार, बढ़िया, बॉयज सेक्शन में काफियों का हो गया, बढ़िया। लो जी, चले ना आगे बच्चों। हाँ जी, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स।
इसमें सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि व्हाट इज द पाथ ऑब्जर्व्ड बाय वन प्रोजेक्टाइल ऑफ द अदर। मतलब दो प्रोजेक्टाइल लिए एक साथ फेंक दिए, ठीक है, एक में एक को दूसरे का पाथ कैसा दिखाई देगा, सिंपल सा या बड़ा कॉम्प्लेक्स? एक जवाब कॉम्प्लेक्स है, एनीवन? दो ऑप्शन है, उसने बोल दिया, मैंने हाँ की नहीं तो दूसरा लगा देते हैं। आंसर इज उसे स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि होगा क्या, जो इसमें सबसे मजेदार चीज होती है वो होती है रिलेटिव एक्सेलरेशन। आपने दो प्रोजेक्टाइल फेंके विद इनिशियल वेलोसिटी u1 मेकिंग एंगल θ1, another projectile फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u2 मेकिंग एंगल θ2, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ u रिलेटिव अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, या अभी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। u रिलेटिव कितना लिखोगे, u1 माइनस u2, ठीक है भाई। a रिलेटिव कितना लिखोगे, a रिलेटिव कितना लिखोगे, relative acceleration of one object with respect to other object, जीरो। यही तो हमारा जो है जुगाड़ है, ग्रेस है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जी के ऊपर वेक्टर डाल दिया, इसकी डायरेक्शन की चिंता नहीं है। तो अगर मुझे एस रिलेटिव देखना हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ए रिलेटिव तो जीरो है तो वो टर्म तो आएगी नहीं, राइट। तो इसका मतलब एस रिलेटिव जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या बन गया, यू रिलेटिव इनटू टी। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म मोशन में चलता हुआ महसूस होगा, उसे उसमें कोई एक्सेलरेशन महसूस नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, याद करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं बचपन में, पुरानी यादों में। एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, एक को ऊपर से नीचे फेंका, इसको 10 मीटर पर सेकंड से, इसको 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जो गैप है ये 60 मीटर है। ये दोनों बॉडीज कितने टाइम बाद आपस में टकराएंगी, ये दोनों बॉडीज कितने टाइम बाद आपस में टकराएंगी, ये दोनों बॉडीज आपस में, शाबाश युवराज, 2 सेकेंड्स। कैसे सोचा? हाँ, इसने ऐसे सोचा, जो फीलिंग इसने ली सही है। इसने कहा u रिलेटिव 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो u रिलेटिव तेजी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो u रिलेटिव इज 30 मीटर पर सेकेंड। और जो s रिलेटिव है वो कितना है, 60 मीटर। और a रिलेटिव तो भैया जीरो है, तो नेचुरली ये a रिलेटिव है नहीं है, s इज इक्वल टू ut लग गया, तो टाइम हमारे पास 2 सेकंड ही आएगा। सो इज इक्वेशन, ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, जो आप लोगों के मन में आना आना था, शायद आज के बाद ना आए। इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, ये x ऊपर गया, ये 60 माइनस एक्स नीचे आया, फिर उन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो, x को एलिमिनेट कर दो, यही है ना। वो क्यों करेंगे, जब बनी बनाई खीर मिल रही है तो पहले गाय क्यों खरीदेंगे, ठीक है ना। पहले गाय खरीदेंगे, फिर उसका दूध निकालेंगे, फिर उबालेंगे, चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे, बनी बनाई खीर है भाई। यहाँ बाहर बेका की खोखे से मिलती है। हाँ जी, चले आगे। पर क्वेश्चंस की खीर यहीं पे मिलेगी। यस सर, बढ़िया सर, गुड सर। अगर हो गया हो तो आगे चले।
हाँ जी, next we have conditions for two particles to collide in air. Conditions for two particles to collide in air. दो पार्टिकल्स हवा में कब टकराएंगे? ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारे क्वेश्चंस की, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी बुकलेट में ये मिसिंग है, तो आपको मेरे से ही यहीं पे डिस्कस करनी पड़ेगी। ये दो पार्टिकल्स हैं जिनको फेंका गया, एक को u1 से, दूसरे को u2 से, एक एंगल θ1, दूसरा एंगल θ2, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है d। ठीक है, एक ही टाइम पे एक साथ फेंका गया, ये दोनों कब हवा में टकराएंगे? ये दोनों पार्टिकल्स हवा में तब टकराएंगे जब इनकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस सेम होगी, एंड जब जो d डिस्टेंस है इट इज लेस देन और इक्वल टू r1 प्लस r2। देखो बेटा, मैं अगर प्रोजेक्टाइल्स का पाथ बनाऊं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कुछ पाथ इस तरह से आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपस में टकरा सकते हैं। अब मैंने जो फर्स्ट कंडीशन लिखी है कि दोनों क्या करेंगे, तब टकराएंगे जब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस सेम होगी। मेरे कंसेप्ट को समझो कि y एक्सिस में अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों हमेशा सेम हाइट पे रहेंगे, ऑलवेज बोथ पार्टिकल्स विल बी एट सेम हाइट, इकट्ठे ऊपर जाएंगे, इकट्ठे नीचे आएंगे। जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो उनको नजदीक लाएगी, ठीक है ना, ध्यान से। y एक्सिस की वजह से वो इकट्ठे रहेंगे और x एक्सिस वाली वेलोसिटी उनको पास लाएगी, उनके बीच के डिस्टेंस को कम करेगी। x एक्सिस वाली वेलोसिटी उनके बीच के डिस्टेंस को कम करेगी। दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, पास भी आ रहे हैं और हमेशा सेम हाइट पे रहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में टकरा जाएंगे। बट टकराने के लिए एक और कंडीशन भी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो दूर ही गिर जाए, बीच में गैप इतना ज्यादा हो कि वो आपस में टकरा ही ना पाए। तो इसलिए मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी कि d इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस। आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये अपने दिल में बसाना है, ध्यान रखना है, और ये फील लेनी है कि तभी टकरा सकते हैं जब हर समय उनकी वर्टिकल हाइट सेम हो। कन्विंस? अच्छा, अब एक और सिचुएशन हो सकती है, दुनिया बड़ी जालिम है बेटा। हाँ जी, ये कैसी बातें कर रहा है, ये गलत है, इसकी स्टेटमेंट में ही कंट्राडिक्शन है। ये कह रहा है यू वाई की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कम है और u2 की y एक्सिस में वेलोसिटी ज्यादा है। x को x से कंपेयर करो, y को y से। पहली कंडीशन ये तो है ही है ना कि दोनों की y एक्सिस में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो कुछ भी डिस्कस नहीं करना, बात ही खत्म। अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों की y एक्सिस में वेलोसिटी बराबर हो बट एक की x में कम और दूसरे की ज्यादा हो, तो कुछ ऐसा होगा, कैसा कि इकट्ठे जाएंगे, ये थोड़ा आगे जाएगा एक पार्टिकल, दूसरा काफी आगे चला जाएगा, यही होगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि टकराएंगे तो सही, एक हॉरिजॉन्टल में ज्यादा मूव कर जाएगा, दूसरा कम। कन्विंस हो? चलो बच्चों, अगली सिचुएशन है, अगर दो पार्टिकल्स को कुछ हाइट से फेंका गया है, दो पार्टिकल्स को कुछ हाइट से फेंका गया है, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक की u1 और दूसरे की u2 है। अब ये पार्टिकल्स हवा में लहराते हुए कुछ ऐसे भी नीचे भी आके टकरा सकते हैं। इस केस में फिर दूसरी कंडीशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे आ गया, ये इधर से ऐसे आ गया, अब ये देखो, अब ये आपस में टकरा सकते हैं। एग्री विद मी? अब देखो, अगर मैं इस लेवल पे देखता तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं टकराते, बट उससे बियॉन्ड, उससे नीचे तो जाके कहीं ना कहीं
टकरा सकते हैं। इनकी अब इस केस में ये जो सेकंड कंडीशन है इसकी जरूरत नहीं रहेगी, बट फर्स्ट कंडीशन को कोई माइकल लाल छेड़ नहीं सकता। फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों कंफर्म है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y-axis of both particles must be same. Only then these two particles will collide in air. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, you can say that u1 sin theta 1 must be equal to u2 sin theta 2. बट ये जो सारी कहानी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपको एग्जैक्टली यही दो पार्टिकल्स ऐसे ही टकराते हुए दिखाई देंगे। अभी मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तीनों में अलग अलग कहानी होगी। मेन चीज है आपके सोचने की एबिलिटी कि ये कब टकराएंगे। ठीक है, जैसे इस केस में समझ में आ रहा है तब टकराएंगे जब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो। ये बोलते हैं, सिर्फ गर्दन नहीं हिलाते। ठीक है, बोलोगे तो याद होगा। लो जी, तो ये तो मैंने अपने, लो जी कहाँ गया, हाँ जी, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी, पढ़िए और डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बताइए कि क्या ये दोनों पार्टिकल्स किस एंगल के लिए टकराएंगे। देखो स्टेटमेंट भी क्या पढ़नी छोड़ो, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60 एंड 50। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपस में कोलाइड करें। तो कोलाइड करने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मस्ट बी सेम, यानी कि u1 sin theta 1 should be equal to u2 sin theta 2. u1 has 60 sin 30, sin 30 is 1 by 2, u2 है 50 और थीटा 2 की जगह क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा। तो क्या आप लोग अल्फा ढूंढ सकते हो? यू गॉट साइन अल्फा इज 3/5, बट यार मुझे अल्फा चाहिए, साइन अल्फा आप अपने घर पे रखो 37, अभी तो याद हो जाना चाहिए। अल्फा इज 37 डिग्री, परफेक्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों पार्टिकल्स कितनी देर बाद टकराएंगे। लॉजिकली इनको टकराने के लिए ये 100 मीटर कवर करना है। ठीक है, एग्री विथ मी? थोड़ा ये आगे ए आगे आएगा, थोड़ा बी आगे आएगा, जब ये गैप 100 मीटर खत्म हो जाएगा तो टकरा जाएंगे। वाई एक्सिस को हमने सोचना ही नहीं है, वाई एक्सिस में तो वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि मैं कंसेप्ट को इस तरीके से एनालाइज करूंगा कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये 60 cos 30 होगी और ये 50 cos अल्फा होगी। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी को सोचूं तो मैं कह सकता हूं टाइम विल बी इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स रिलेटिव डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कितना है बच्चों? 100 मीटर। दोनों ने कुल मिला के 100 मीटर पास आना है। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ यू रिलेटिव? दोनों ने 100 मीटर पास आना है, यू रिलेटिव कितना होगा? 60 cos 30 प्लस 50 cos अल्फा। cos अल्फा आप लोग यहां से यूटिलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हो। 60 cos 30, 60 into under root 3 by 2 plus 50 into cos alpha, cos 37 बच्चों होता है 4 by 5। ये 100 by 30 root 3 plus 40 बन जाएगा, ये 10 by 3 root
3+4 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद ब खुद कर सकते हो। चेक योर आंसर, क्या आपका आंसर 1.1 आ रहा है? एक बच्चे ने मुझे 1.1 भेजा है। चेक करिए बच्चों, क्या आपका आंसर 1.1 बनेगा? मुझे इस बात पे आप लोगों की कैलकुलेशंस चाहिए। 3 multiplied by 3 root plus 4 seems to be correct। हाँ जी, cos 37 है वो। पूछा यहाँ पे क्या है? sin 37। यहाँ पे क्या यूज करना है? cos 37। ये क्या हो गया? हाय ओए रब्बा। हाँ जी, यही है। अच्छा, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे कोलाइड करेंगे? ए पॉइंट से ए पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस? ओह, यहाँ पे शब्दों में बड़ा हेर फेर है। ये आपका कह सकते हो कि ब्लड सकिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप सी पार्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते। उसने ये पूछा ए पॉइंट से कितनी दूर टकराएंगे। एक्चुअली ये टकराएंगे तो हवा में कुछ इस प्रकार से, राइट? उसने पूछा है ए पॉइंट से कितनी दूर टकराएंगे, तो आपको एपी डिस्टेंस ढूंढना है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे नहीं काली या गेट हो, काले कम कदे ना हो। ठीक है, तो सुनो बच्चे, आपको अब ए पार्टिकल पे फोकस करना है। ए पार्टिकल 1.08 सेकंड में कितना वाई एक्सिस में जाएगा और कितना एक्स एक्सिस में जाएगा, तब कहीं जाके आपका आंसर आएगा। एपी आप कैसे ढूंढोगे? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। अब ये कैलकुलेटिव हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन में डिफिकल्टी शायद नहीं है, बट कैलकुलेटिव हो गया है। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बच्चों कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितनी देर में, कितनी देर में? 1.08 सेकंड में। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में? 60 cos 30। तो x की वैल्यू क्या लिखोगे? 60 cos 30 मल्टीप्लाई बाय 1.08 सेकेंड। एम आई राइट? बढ़िया बच्चों। अच्छा, y एक्सिस में मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो यही इधर उधर फिट कर रहा हूं। y एक्सिस में बोलो, y एक्सिस में क्या लिखोगे? 60 sin 30 माइनस इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। यही हो जाएगा। अब 1.08 को अप्रोक्सीमेटली 1.1 ले लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.1 मान के सॉल्व कर लो। आपको समझ आया भी क्या किया हमने? एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। कैलकुलेशन करिए, मेरे पास तो जगह नहीं है। मुझे फाइनल आंसर बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू कितनी और एपी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई? एपी 60 आ गया सारा फाइनल आंसर। ओके, मुझे नहीं पता। 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 होता है 0.866 मल्टीप्लाई बाय 1.08 करूंगा तो मेरे पास ये 56 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, दूसरे केस में 30 माइनस 5 इंटू 1.08 स्क्वायर माइनस 30 इसका स्क्वायर 5। चलो भाई, ये मेरे ख्याल से 584 आ रहा है प्लस 56 स्क्वायर ये आ रहा है अंडर रूट। ये 60
1 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आप इसे 60 लिख सकते हो, 61 लिख सकते हो, बट ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट कैलकुलेटिव। कितना है आपका? एग्जैक्टली 60। अच्छा, उससे आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन है उसने कैलकुलेशन का शानदार जुगाड़ लगाया। उसने कहा यार 1.08 को 1 ही मान लेते हैं। मैंने 1.1 कहा था, उसने उससे भी ज्यादा आगे हिम्मत दिखाई, ऑलमोस्ट आंसर मैच ही कर गया। ठीक है, वो चारों ऑप्शंस में से हमें आइडिया मिल ही जाता है कि कौन सी ऑप्शन पिक करेगी। एक्चुअली कैलकुलेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है बच्चों कि आप लोग ये सोच पाओ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। कैलकुलेशन तो आपको ही आनी है, ठीक है। ये पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के आज बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल है। हाँ जी, युवराज इससे पहले जितने भी चैप्टर थे हो चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चलिए आगे बच्चों, क्या सबने नोट कर लिया? हाँ जी, चलिए आगे फिर। लो जी, ये तो वही क्वेश्चन है ना, और वही है यार, है ना। लो जी, अब इस क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम भी खुद बनानी है, तो अब ज्यादा शानदार रहेगा। आराम से पढ़िए, डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड simultaneously. Another projectile is projected with velocity 20 root 2 meter per second at an angle 45 degree. What is the acceleration? देखो बच्चों, कुछ ऐसा है, एक पार्टिकल को मारा धक्का ऊपर, जा जी ले अपनी जिंदगी। 20 root 2 meter per second at an angle 45 डिग्री। अच्छा, ऐसा बताओ, क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद है कि अगर इनके टकराने की बात की जाए तो ये आपस में टकरा जाएंगे? क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद है? मुझे ये भी नहीं पता ये सेम पॉइंट से फेंके हैं या आगे पीछे फेंके हैं, कुछ गैप दिया हुआ है इन्होंने? क्या लिखा है? पहली कंडीशन आप कह रहे हो ट्रू होगी, चलो ये मुझे गैप का नहीं पता, बट फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? फर्स्ट पार्टिकल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों क्या होगी? हैं? वैल्यू क्या होगी? जीरो। जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, और आप बन गए हो हीरो। जीरो क्यों यार, हीरो बनने आए हो, जीरो क्यों? What is the initial velocity of the first particle relative to a second particle? Initial velocity of first particle relative to second particle. करो भाई। Initial velocity of first particle relative to second particle. Initial velocity of first particle relative to second particle. बोलो बच्चों। फर्स्ट, ना 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 ना, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 20 जे कैप। वेलोसिटी की बात हो रही है तो डायरेक्शन की तो भैया इज्जत करनी पड़ेगी। ये बनेगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। एम आई राइट? तो अब बताओ मुझे यू रिलेटिव कितनी आएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट रिलेटिव पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल।
फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, तो आप लिखोगे u1 माइनस u2। कितना आएगा? u1 माइनस u2, बोलो बच्चों, -20 आई कैप। क्या ये सबको क्लियर है? इट इज गोइंग टू बी -20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन का सी पार्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आफ्टर 2 सेकंड। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मैं सोच रहा था वो गलत लग रहा है मुझे। दोनों पार्टिकल्स को शायद ना एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, नहीं तो मैं उनके बीच का डिस्टेंस कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। तो मैं अपनी जो डायग्राम है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। आपके साथ धक्का हो जाएगा, आपको इरेज करनी पड़ेगी, मेरे पास तो डिलीट करने की, इरेज करने की ऑप्शन है। ओए तुम क्यों कूद रहा है? हाँ जी बच्चों, बोलिए देवियों और सज्जनों। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? हाय रब्बा, स्पीड लिख लो, रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? 0। और समय कितना दिया है आपको? 2 सेकेंड। तो एस रिलेटिव कितना आएगा? यू रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय टी, और क्या अमाउंट? अब बोलो, बोलो मगेम्बो, खुश हुआ? आया आंसर कि नहीं आया? डन है बच्चों? चले आगे। नेचुरली, 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 कोई शक नहीं है उसमें। जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में दोनों हमेशा इकट्ठी रहेंगी। होगा क्या, देखो सिचुएशन ये होगी कि ये दो पार्टिकल्स हैं, एक साथ शुरू करते हैं, ये सिर्फ ऊपर जाएगा फर्स्ट पार्टिकल, और सेकंड पार्टिकल साथ में आगे भी जाएगा, ये ऐसे होगा। देखो एग्जैक्टली से हाइट एक साथ रहेगी, और बीच में 2 सेकंड बाद गैप 40 मीटर का आ जाएगा। एम आई राइट? बढ़िया। लीजिए बच्चों, दिस इज अ फ्रेश क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, टेक योर टाइम, डायग्राम ड्रॉ करो पहले। फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, इधर 10 मीटर है, इधर 20 मीटर है, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी है। बस ये ऊपर सारी कहानी यही लिखी हुई है। यहां से पढ़ो, व्हाट इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स। ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराए हैं। देखो टकराने के बारे में कुछ बात की है। ठीक है, कहां पे लिखा है? इफ दे कोलाइड इन एयर, अगर ये हवा में टकराते हैं तो बताइए डी कितना होगा। तो पहले हवा में टकराने की कंडीशन ढूंढो, फिर वहां से आपको समय, समय से आपको डी मिलेगा। तो इस तरह से सोचो। ठीक है, क्या आप लोग ये काम कर पाओगे बच्चों? है आप में इतना दम? हाँ जी, बनाइए डायग्राम। अगर इन दोनों को टकराना है तो फीलिंग लेनी है बेटा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीलिंग। तो देखो बेटा, एक तरीका है ये ऐसे टकराएंगे, एग्री विथ मी? ये बात तो लॉजिकली सही है। अगर मैं अलग अलग देखूंगा ना, तो मुझे दोनों के इमोशन को स्टडी करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसका आसान जुगाड़ बनाऊंगा।
मैं कहूंगा भैया मैं तो यहीं पे खड़े होके देख लेता हूँ, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हो रहा है, फिर आपको बात समझ में आएगी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। टकराने के लिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हो, अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग वाई एक्सिस। ये पॉइंट सोचो, टेक योर टाइम, खुद लिखो, फिर आपके दिमाग में खुद ही आना शुरू होगा कि करना कैसे है। हाँ जी बच्चों, क्या कुछ बात बनेगी आपकी? आर यू गेटिंग समथिंग? बोलो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो भैया ए के दो कंपोनेंट लिखो पहले तो, क्योंकि 45 डिग्री है तो ये 10 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये 10 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, राइट। अच्छा, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी 20 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड 10 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये स्टेप समझ में आया? एक्स एक्सिस को मैंने अलग से सॉल्व किया, वाई एक्सिस को अलग से। जिन्होंने खुद कर लिया था मेरे लिखने से पहले हैंड रेज करो। ये सेम, बढ़िया, 4 लोग हैं। बाकी लोगों को क्या अब समझ में आ गया या और डिटेल में जाऊं? सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? देखो बेटा, जिनको क्लियर नहीं है, कईयों के पे मुझे शक है, ठीक है, कईयों पे मुझे शक है, तो वो क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस बात करोगे तो 10 माइनस माइनस 10 आएगा। अलोंग वाई एक्सिस आप लोग डिस्कस करोगे तो 10 माइनस बी के पास तो कोई वाई एक्सिस में वेलोसिटी है ही नहीं है, तो वो 0 आएगी, तो नेट बचेगी 10। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0। आज सीखा ही ये है हमने, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस डी, ठीक है ना भाई। एक्स एक्सिस में ए को यहीं तक पहुंचना है और वाई एक्सिस में ए को डी यहां तक पहुंचना है। कितना? वाई एक्सिस में कितना पहुंचना है? 10 मीटर, 10 मीटर। क्लियर है? अब आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है, आप एस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, एस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो। कोशिश करो एस इज इक्वल यू टी लगा के, रिलेटिव मोशन की बात हो रही है तो कोशिश करो आपका आंसर बन जाएगा। हाँ भाई, एनीवन जिसने एस एक्स का फॉर्मूला लिखा हो, यू एक्स इन रिलेटिव मोशन इनटू टी, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी। एक्स एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 20, और टाइम हमें नहीं पता, छोड़ दो इसे। वाई एक्सिस के अलोंग यू बाई टी, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10। टाइम तो कॉमन है, सिर्फ एक टाइम ही है जो एक्स एंड वाई एक्सिस में कॉमन होता है, तो टाइम की ये वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ डी। हाँ जी, प्लीज सॉल्व इट, अब तो हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई क्या किया? नोट करिए। हाँ जी, कंफर्म है भाई? आगे चलें। जो
तीन ही क्वेश्चन थे जो मुझे करवाने थे इसके साथ रिगार्डिंग। लो जी, एक और है, लॉटरी लग गई। पिछला हो गया ना सबका नोट कर रुकूं इधर, और डन। लीजिए अब ये आप लोग करिए भाई। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओए सब मोह माया है, सब मोह माया है बेटा। हवा में टकरा डालो। कितने समय बाद? हाफ सेकेंड बाद। तो ये टकराएंगे कब? क्या आप थीटा ढूंढ सकते हो? टकराने की पहली कंडीशन क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस सेम होनी चाहिए। एक पार्टिकल की वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की भी 10 चाहिए, उसके हिसाब से थीटा ढूंढ डालो। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी और आपका थीटा 30 डिग्री आएगा। आपको लगाना है 10 इज इक्वल टू 20 साइन थीटा। कंफर्म है भाई? कितने टाइम बाद टकरा गए? कितने टाइम बाद? हाफ सेकेंड बाद। तो टकराने के लिए आपको डिस्कस करना है रिलेटिव मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में तो उनको एक साथ ऊपर रहना है, एक्स एक्सिस में उनको पास आना है। तो व्हाट इज relative velocity along x-axis? Find relative velocity along x-axis. क्या आप लोग relative velocity along x-axis find out कर पाओगे? Find out relative velocity along x-axis. क्या लिखोगे भाई साहब? ये x है, ये होगा 10 प्लस 10 cos 30, 10 cos 30, 10 into root 3 by 2, टाइम है हाफ, am I right? 10 into 1.732 by 4, बिना कैलकुलेटर के यूज के करो 0.433 है, ये 20 है, 20 है। करेक्शन, करेक्शन अप्लाइड भाई, अप्लाइड। दिल पे मत ले यार। कितना हो गया? 80। 8.66 मीटर ये बन रहा है। चेक करना बच्चों, क्या आपका और मेरा आंसर मैच करेगा? 5√3 बन रहा है, ठीक है। यहां से सॉल्व करते तो दिस इज गोइंग टू बी 5√3 मीटर बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, 5√3 हमारे पास 8.66 ही होता है, ये तो याद है मुझे। चले आगे, बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। लो जी, हो गया ना भी पिछला सबका नोट हो गया? लो जी, अगला क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, जो ये कर लेगा ना, ये वन डायमेंशन में है, बट उसको ना रिलेटिव मोशन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। वो एक अलग नशे में होगा रिलेटिव मोशन के। हर चीज को घर में भी बात करेगा, चलेगा भी रिलेटिव मोशन में। An elevator is going up with an acceleration of 1 meter per second square. At the instant when its velocity is 2 meter per second, a stone is projected upward from its floor with a speed of 2 meter per second relative to the elevator at an elevation of 30 degree. ये मुझे भी ध्यान नहीं था कि ये at an angle 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा कि ये एलिवेटर मेरा थोड़ा नीचे चला गया है, तो हम यहां से फेंक लेते हैं। ठीक है, एलिवेटर से यहां से फेंक लेते हैं। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड,
and this is u relative and it makes an angle 30 degree with the horizontal. Calculate the time taken by stone to return to the floor. कितने समय में ये वापिस फ्लोर पे आ जाएगा? आप यूं समझ लो बेटा ये फ्लोर है, ठीक है, मैंने एलिवेटर थोड़ा छोटा बना लिया है, तो ये फ्लोर है, कितने समय में ये फ्लोर पे वापिस आ जाएगा? क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, यहां पे आपको जो नोटिस करना है, जो समझना है, एलिवेटर के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है और एलिवेटर के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है. राइट नाउ व्हेन वी projected this object, it has acceleration of 1 meter per second square and it has a velocity of 2 meter per second. Right? अब मुझे ये बताओ कि जब एक बार ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे उसके बाद उसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी? क्या उसमें एलिवेटर की एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी. सिर्फ हर्षवर्धन का सही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी. जो चीज एलिवेटर से जुड़ी हुई है, उसका नट बोल्ट बंदा उसके ऊपर बैठा है, उसके पास एलिवेटर की एक्सेलरेशन होगी. यानी कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं, मान लो एलिवेटर ट्रांसपेरेंट है और बाहर से देख रहे हो, तो आपको वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिरता हुआ दिखाई देगा. राइट? सेकंड पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितनी होगी जब आपने फेंका? ग्राउंड से अलग होगी और एलिवेटर के फ्रेम से, एलिवेटर के फ्रेम से हमें दे रखी है और ग्राउंड के फ्रेम से हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी. अगर रिक्वायर्ड है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट? अच्छा, अब ये बताओ किस फ्रेम से स्टडी करना आसान है? मतलब कि फ्रेम के एलिवेटर के अंदर बैठ के स्टडी करना आसान है या ग्राउंड से खड़े होकर देखना आसान है? दोनों विचार अलग अलग आ रहे हैं. कोई कह रहा है ग्राउंड, कोई कह रहा है एलिवेटर. बट मुझे लगता है कि एलिवेटर से आसान है. वो कैसे बेटा? आप यूं समझो कि आप एलिवेटर के अंदर यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे गिर के आके. This is what you will observe. You will observe it as a normal projectile. बट अगर आप ग्राउंड फ्रेम से खड़े होकर देखोगे तो बेटा आपको क्या दिखाई देगा? सुनो, जो ग्राउंड फ्रेम से कह रहे थे, मैं उनको बताता हूँ. ग्राउंड फ्रेम से आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा यहां से फेंका और यहां पे आके रुक गया ऐसे, क्योंकि उतनी देर में एलिवेटर भी तो ऊपर चला जाएगा. तो कौन सा आसान लग रहा है? एलिवेटर फ्रेम ज्यादा कंफर्टेबल है. तो वी आर गोइंग टू थिंक एवरीथिंग, एवरी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एलिवेटर. वी आर इन एलिवेटर. ये रहे हम और हम इस पत्थर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे जा रहा है. ठीक है, चाहो तो अगली बार जब मॉल में जाओ तो पत्थर साथ ले जाना. ठीक है, वो आप इतने चालाक तो हो, एक पत्थर निकाल ही लोगे. ये कौन सा बंदूक है, कोई चक्कर नहीं. ओके, ए रिलेटिव कितना आएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन. अब ध्यान से बाबूजी जरा धीरे चलना. Acceleration of object with respect to elevator. This is initial velocity of object with respect to elevator. बोलो बच्चों, what is acceleration of object with respect to elevator? ये दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला डाल दो. एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? जी नीचे को है तो माइनस जी ले लूं, -10 ले लूं. देखो वैसे फॉर्मूला होगा ए वो माइनस ए ई, ये है -10 और ये ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन 1, तो ये बन गया -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है भाई. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है? 30. आपको ढूंढना क्या है? कितना टाइम लेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लूं. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी. बट ये
ये था जब हम ग्राउंड फ्रेम से लिखते हैं। इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। टू यू यू साइन थीटा, एक मिनट यार, यू साइन थीटा यानी कि यू वाई था रिलेटिव में अपॉन ए वाई रिलेटिव में, यही बनेगा। एम आई राइट? यू साइन थीटा का मतलब था अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ट्राई करिए, यू वाई रिलेटिव अपॉन ए वाई रिलेटिव। यू वाई कितना है? यू वाई है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यू रिलेटिव कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? यू रिलेटिव साइन 30 टू, यस यस, इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, ये हो गया 1। और ए रिलेटिव कितना है? 11, तो माइनस साइन मत डाल देना, ठीक है? टाइम नहीं नेगेटिव होने वाला। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कुछ इस प्रकार से, राइट? समझ में आ रहा है भाई? ओके। और ये इसने बड़ा शानदार लिख डाला यार, इसने लिख डाला स्केच द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलिवेटर। देखते हैं जगह है आगे, ये 0.18 आएगा आंसर, चेक करना 2/11। ठीक है, मेरे पास स्लाइड पे जगह नहीं है तो मुझे एक स्लाइड को इंसर्ट करना पड़ेगा।